हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैंड ऑफ ब्रदर्स इस सीरीज का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले वाले दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या है। इस पार्ट का नाम है कैरेंटन। वीडियो शुरू होते ही तारीख दिखाई जाती है 8 जून 1944 और जगह है नॉर्मंडी, फ्रांस। और फिर यहाँ हम एक अमेरिकन सैनिक को देखते हैं जिसका नाम ब्लिथ है। वो काफी देर से आसमान की तरफ देख रहा है, पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अमेरिकन प्लेन्स गिरे हुए हैं और ब्लिथ के जैसे कुछ और सैनिक भी है यहाँ पर जो खो गए हैं। अपनी अपनी कंपनी को मतलब अपने साथियों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। आज इनको प्लेन से कूदकर 3 दिन हो गए हैं, फिर भी ये नॉर्मंडी में अकेले जर्मन से बचते हुए भटक रहे हैं। फिर ये सभी मिलकर फिर से अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इनमें से ब्लिथ इजी कंपनी का सैनिक है और बाकी के सैनिक सभी अलग अलग कंपनी से हैं। फाइनली ब्लिथ और बाकी के सैनिक अपने अपने साथियों से मिल जाते हैं और वो सैनिक अपने इतने सारे साथियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ब्लिथ तुरंत इजी कंपनी के कुछ लोगों के पास आकर बैठता है, पर शायद ब्लिथ को ये अनजान देश पसंद नहीं आ रहा है। फिर इजी कंपनी का एक सैनिक ब्लिथ को अपना हाथ दिखाता है जिस पर कुछ रिस्ट वॉचेस थी और ये वॉचेस उसने मरे हुए जर्मनों के हाथों से निकाल ली थी। और वो ब्लिथ से भी पूछता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ कीमती मिला है। तब ब्लिथ नहीं कहता है। और यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि कैप्टन मीहान अभी तक लापता है। कूदने के 3 दिनों बाद भी वो नहीं मिला है। फिर ये सभी लोग कैरेंटन शहर की ओर निकल पड़ते हैं। कैरेंटन शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। ये शहर ओमाहा और यूटा बीच को जोड़ने वाला शहर है। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए इनके रात के लिए कुछ रूल्स है कि रात में कोई भी सिगरेट नहीं जला सकता है, कोई भी किसी से भी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि बात करने से आवाज होगी और आवाज से अगर कहीं आसपास जर्मन्स होंगे तो वो इन पर हमला कर सकते हैं। फिर ये सभी लोग फॉक्स कंपनी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फिर आगे जाकर रात के अंधेरे में फॉक्स कंपनी आगे कहीं गायब हो जाती है और इजी कंपनी और बाकी के लोग पीछे रह जाते हैं। फिर सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ब्लिथ और एक दूसरे सैनिक को एफ कंपनी मतलब फॉक्स कंपनी को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। फिर आगे जाने के बाद ब्लिथ और उसके साथी को किसी के बात करने की आवाज आती है, तो ये अपना कोड वर्ड बोलते हैं चमक, तो जवाब आता है गड़गड़ाहट। इसका मतलब जो बात कर रहे थे वो भी अमेरिकन ही है। फिर पेड़ के पीछे से एक एफ कंपनी का जवान बाहर आता है। फिर ब्लिथ को इजी कंपनी के पास जाकर बताने को कहा जाता है कि फॉक्स कंपनी मिल गई है। ब्लिथ अकेला वापस इजी कंपनी की तरफ जाने लगता है तो पेड़ के पीछे उसे एक जर्मन बैठा हुआ मिलता है। वो मरा हुआ था, लेकिन ब्लिथ उससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी उधर से विंटर्स और निक्सन वहां आ जाते हैं। फिर इन सभी का सफर कैरेंटन शहर की तरफ जारी रहता है और डी डे के 6 दिन बाद मतलब जिस दिन इन्होंने पैराशूट से नॉर्मंडी में लैंड किया था, उस दिन से 6 दिन बाद की घटना दिखाई जाती है। अब ये लोग आखिरकार कैरेंटन शहर के पास पहुंच गए हैं, पर इस पूरे शहर में अभी भी जर्मन्स छुपे हुए हैं। विंटर्स शहर में घुसकर जर्मन्स पर हमला करना चाहता है, लेकिन जैसे ही अमेरिकन शहर में घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं, जर्मन्स इन पर हमला करते हैं और सारे अमेरिकन सड़क के किनारे गड्ढे में छुपने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर छुपना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये लोग जैसे ही अपना सर गलती से भी ऊपर करेंगे, इनको आसानी से दुश्मन शूट कर सकता है। इसीलिए सभी को जबरदस्ती विंटर्स वहाँ से निकलने को कहता है। ऐसा करते वक्त खुद विंटर्स जर्मन्स के निशाने पर था, लेकिन उसे अपने लोग भी खुद के जितने ही इम्पोर्टेंट थे। फिर किसी तरह से अमेरिकन्स बिल्डिंग्स का सहारा लेते हैं और जर्मन्स कहाँ कहाँ है इसका अंदाजा लगाते हैं, पर जर्मन्स बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहे थे, इसीलिए अमेरिकन्स मारे जा रहे थे। फिर एक अमेरिकन सैनिक भी पास जाकर जहाँ से जर्मन लोग फायर कर रहे थे उनकी खिड़की में जाकर ग्रेनेड फेंकता है और वहाँ के जर्मन मारे जाते हैं। फिर बहुत ही जबरदस्त फायरिंग होती है दोनों भी तरफ से और फिर धीरे धीरे अमेरिकन्स आगे बढ़ने लगते हैं और जर्मन्स मारे जाने लगते हैं। सारे के सारे अमेरिकन्स अब शहर के अंदर घुस गए थे और हर एक बिल्डिंग के अंदर जाकर वो हर एक जर्मन को
खत्म करना चाहते हैं। उनमें से एक घर के अंदर उन्हें एक आम परिवार मिलता है, पर अमेरिकन उन्हें कुछ भी नहीं करते हैं और आगे अपना जर्मन्स को मारने का काम जारी रखते हैं। अब हर तरफ अमेरिकन ही थे, कहीं कोई जर्मन नहीं दिख रहा था, न ही कहीं से कोई जर्मन फायर कर रहा था। और अचानक से जर्मन आर्टिलरी फायर होने लगती है और अमेरिकन भागने लगते हैं अपने साथियों को लेकर किसी भी तरह से। बस वो यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। कुछ अमेरिकन बुरी तरह से घायल हो गए थे, पर उनके साथी उन्हें किसी भी सूरत में अपने साथ ले जाना चाहते थे और हर घायल को बचाना चाहते थे। फिर शहर से कुछ जर्मन्स भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं। अब इस शहर में सिर्फ अमेरिकन्स हैं। यहाँ पर विंटर्स को भी चोट लग गई थी, तो मेडिक से विंटर्स अपना इलाज करवा रहा था। पास ही में ब्लिथ बैठा हुआ था। उसे इस तरह से उदास देखकर विंटर्स मेडिक से पूछता है कि ब्लिथ की क्या प्रॉब्लम है, तो मेडिक बताता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ठीक से देख नहीं सकता। फिर विंटर्स ब्लिथ से जाकर बात करता है। विंटर्स उसे हमदर्दी दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकालूंगा और वापस इंग्लैंड भेजूंगा। तो ब्लिथ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद वो भी बाकियों की तरह लड़ना चाहता हो, पर उसके अंदर किसी को मारने की हिम्मत ना हो। फिर इजी कंपनी के कुछ सैनिकों को बाहर जाने को कहा जाता है। किसी को नहीं बताया जाता कि एग्जैक्टली इन्हें कहां पर जाना है, बस खेतों में ये लोग चल रहे हैं और अचानक से इन पर जर्मन्स हमला करते हैं। अमेरिकन्स अपनी जान बचाने के लिए कवर ढूंढने लगते हैं, पर तब तक एक अमेरिकन मारा जाता है और ब्लिथ बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फिर रात हो जाती है और बारिश होने लगती है। जर्मन्स भी और अमेरिकन्स भी अभी भी वहीं पर है, बस दोनों तरफ से फायर बंद कर दिया गया है और दुश्मन के दिखाई देने का इंतजार किया जा रहा है। फिर विंटर्स को खबर मिलती है कि जर्मन्स कैरेंटाइन शहर वापस चाहते हैं, इसीलिए वो कल फिर से हमला करेंगे। तो विंटर्स डिसाइड करता है कि सवेरे 5:30 बजे वो लोग जर्मन्स पे हमला करेंगे। फिर रात को अमेरिकन्स वहीं पर खेतों में सोने की कोशिश करते हैं। ब्लिथ अपने एक साथी के सामने कबूल करता है कि डी डे के दिन जब मैं उतरा तो मैं छुपकर एक गड्ढे में बैठा रहा। मैंने अपनी यूनिट को तलाशने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं डरा हुआ था। तब ब्लिथ का साथी उसे बहुत हिम्मत देता है और ब्लिथ के अंदर आत्मविश्वास जगाता है और फिर कहीं ना कहीं ब्लिथ का डर भी कम हो जाता है। क्या आप भी जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करके हार चुके हैं? क्या आप भी डाइट करके हार चुके हैं? क्या आप भी सालों साल वजन कम करने की कोशिशों से थक गए हैं? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप बिना किसी हार्ड डाइट के अपने घर का नॉर्मल खाना खाते खाते अपने मनपसंद फूड को एंजॉय करते हुए अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस फिटनेस की जर्नी में शामिल हो जाइए, जहां पर अभी तक 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना मनपसंद बॉडी शेप और बॉडी वेट पाया है। इतना ही नहीं, अच्छे बॉडी शेप के साथ साथ अच्छी स्किन और अच्छा डाइजेशन भी पाया है। तो आज ही कॉल करिए इस नंबर पे और हमारी वेट लॉस कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में जानकारी लीजिए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि डी डे से 7 दिन बाद कैरेंटाइन शहर के बाहर जब कुछ अमेरिकन्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब अचानक से जर्मन्स की तरफ से इन पर फायर शुरू होता है और फिर अमेरिकन्स भी फायर शुरू करते हैं और दोनों तरफ से घमासान फायरिंग होती रहती है। एक अमेरिकन सोल्जर मारा जाता है और अचानक से जर्मन्स मोर्टार फायर करने लगते हैं। इधर अमेरिकन्स के पास भी बड़े हथियार है, वो उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा खासा बैटल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ब्लिथ बहुत ही ज्यादा डर गया है, यहाँ तक कि वो गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। बंदूकों की आवाजों से उसे और भी ज्यादा परेशानी हो रही है, उसकी हालत बहुत बुरी है। फिर अचानक से जर्मन टैंक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और अमेरिकन्स पर टैंक से फायर होने लगता है और टैंक्स की वजह से अमेरिकन्स को पीछे हटना पड़ता है। डॉग कंपनी और फॉक्स कंपनी पर टैंक्स से फायर होने की वजह से वो पीछे हट गए थे, लेकिन टैंक्स अभी इजी कंपनी की तरफ फायर नहीं कर रहे थे। और तभी एक सैनिक ब्लिथ को उठकर हिम्मत करके गड्ढे से बाहर आने के लिए कहता है। ब्लिथ हिम्मत जुटाता है और खड़ा होकर टैंक्स की तरफ फायर करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पर वो फायर करने में कामयाब हो जाता है और फिर ब्लिथ को बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है और ब्लिथ एक के बाद एक फायर करता रहता है और बाकी के इजी कंपनी के सैनिक भी अपनी बड़ी बड़ी गन से फायरिंग जारी रखते हैं। उनमें से 2 अमेरिकन टैंक के सामने जाकर बैठ जाते हैं और उस टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं और उनका पहला फायर वेस्ट हो जाता है और टैंक को कुछ भी नहीं होता। फिर से अमेरिकन
फायर करते हैं और इस बार टैंक को क्षति पहुंचती है। फिर दोनों वहां से उठकर कहीं कवर लेने के लिए भागते हैं, पर दोनों में से एक के पैर पर गोली लग गई थी। फिर भी दोनों वहां से पेड़ों के पीछे जाने लगते हैं। इधर जर्मन्स का एक ही टैंक नहीं था और भी कई सारे टैंक्स थे, और अब टैंक्स के साथ साथ जर्मन सैनिक भी थे जो बहुत ही हैवी फायर कर रहे थे और अमेरिकन जवान घायल हो रहे थे। अभी तक काफी सारे अमेरिकन घायल हो गए थे और कॉम्बैट की स्थिति को देखकर लग रहा है कि जर्मन्स का पलड़ा भारी है, पर इधर अमेरिकन भी डटे हुए हैं। वो भी सामने कई सारे सैनिक और उनके सपोर्ट में बहुत सारे टैंक्स होने के बावजूद भी हिम्मत बनाए रखे हैं और दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जर्मन टैंक्स के ऊपर फायर होता है और सब लोग देखते हैं कि ये फायर अमेरिकन टैंक्स कर रहे हैं। मतलब अब अमेरिकन टैंक्स लड़ेंगे और सारे अमेरिकन जवानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती है और अब अमेरिकन का पलड़ा भारी हो गया है। अब अमेरिकन टैंक्स के साथ साथ सभी अमेरिकन सैनिक बहुत हेवी फायर शुरू करते हैं और अब जर्मन्स के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो सारे के सारे जर्मन्स जान बचाकर भागने लगते हैं और जर्मन टैंक्स भी अब बिना फायर किए वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अब बहुत ही तेजी से जर्मन सैनिक मारे जाने लगते हैं। इधर ब्लिथ भी निशाना लगाते हैं और जर्मन सैनिक को मारता है और अब जर्मन्स वहां से भाग गए थे और अमेरिकन के चेहरे की खुशी हम देख सकते हैं। ब्लिथ ने पहली बार दुश्मन को मारा था, लेकिन ब्लिथ अभी भी खुश नहीं था, शायद वो कंफ्यूज था। फिर वो पास जाकर देखता है जिसे उसने मारा था उसकी बॉडी कहाँ है, लेकिन वो जर्मन वहाँ पर नहीं था। ब्लिथ उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगता है। उसे कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं और ब्लिथ को वो जर्मन भी दिखाई देता है। वो मर चुका था। उस जर्मन के शर्ट के पॉकेट में एक व्हाइट कलर का फूल लगा हुआ था। ब्लिथ वो फूल निकालकर खुद के पॉकेट में लगाता है। फिर डी डे से 25 दिनों बाद की घटना दिखाई जाती है। एक फार्म हाउस में अमेरिकन को जर्मन छुपे होने का शक है और वो चेक करने के लिए किसी को भेजना चाहते हैं। सैनिकों को पूछे जाने पर ब्लिथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, और फिर ब्लिथ के साथ साथ और 2 सैनिकों को वहां पर जाकर चेक करने के लिए कहा जाता है और धीरे धीरे ब्लिथ नीचे झुककर फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे पीछे उसके 2 साथी थे और अचानक से ब्लिथ को उसके गले पर एक गोली लग जाती है। ये गोली फार्म हाउस के अंदर से जर्मन ने मारी थी और ब्लिथ वहीं पर गिर जाता है। वो अभी भी जिंदा है। ब्लिथ के साथी उसको तुरंत वहां से खींचकर वहां से निकाल लेते हैं और तुरंत भागकर एक मेडिक ब्लिथ के पास आ जाता है। इधर फार्म हाउस पर अमेरिकन सैनिक फायर करने लगते हैं और फिर फार्म हाउस से फायर होना बंद हो जाता है। मतलब शायद जर्मन मारा गया है और हो सकता है कि वहाँ कोई और जर्मन अंदर नहीं है। और फिर सभी लोग वहाँ से वापस आते हैं और इजी कंपनी को यूटा बीच पर ले जाया जाता है और वहाँ से इजी कंपनी अब इंग्लैंड वापस जाएगी। नॉर्मंडी में इजी कंपनी का काम खत्म हो गया है। जो भी काम बचा होगा वो बाकी के सैनिक करेंगे। ब्लिथ को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। फिर सभी इजी कंपनी के सैनिक बहुत खुश है कि वो वापस जा रहे हैं, पर फिर से उन्हें एक मिशन पर भेजने की योजना बनाई जाती है और उनका इंग्लैंड जाना कैंसिल हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हें नॉर्मंडी से निकाला जाता है और वो वापस इंग्लैंड आ जाते हैं और ब्लिथ उसके घाव से कभी उभर नहीं पाया और उसकी मृत्यु 1948 में हो जाती है। इजी कंपनी ने नॉर्मंडी में टोटल 65 सैनिकों को खो दिया था। उसमें कैप्टन मीहान भी शामिल थे। कैप्टन मीहान डी डे के दिन ही पैराशूट से कूदते समय उनकी मृत्यु हो गई थी और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा? क्या आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।